आज का हमारा अध्याय है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। एक पत्रिका निकलती थी पहले जिसका नाम था धर्मयुग। पत्रिका का क्या नाम था? धर्मयुग। उसके ये संपादक भी रहे। अब इसमें एक बात आती है, वीडियो पहले आपके लिए जारी किए थे, देखे होंगे आपने। लेखक परिचय आप उसमें से तैयार कर लेते। लेखक परिचय नहीं पढ़ा रहा हूं, देखे होंगे ना। कौन ऐसा बच्चा है जो ये कह सकता है कि सर हमने वीडियो नहीं देखे? भाई कुछ बच्चे हों तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। है क्या कोई ऐसा बच्चा जो ये कहे? खड़े हो जाओ, जो ये कहें कि सर हमने वीडियो नहीं देखे। देखो कोई भी कारण हो सकता है, नहीं देखे होंगे इन बच्चों ने। तो बच्चों ऐसा करना कि स्कूल का कोई यूट्यूब चैनल हो, उस पर अभी भी वीडियो है। और फिर भी कोई दिक्कत हो या आप कहो तो मैं अभी भी समझा दूं। बोलो क्या कहते हो? भाई सभी बच्चे चाहें अभी भी समझा दूंगा। वैसे देख लेना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें तीसरा पैराग्राफ देखिए। ये तीसरा पैराग्राफ एक तरह से पाठ परिचय है, प्रस्तुत निबंध। पहली बात तो यही क्लियर हो गई व्याख्या के लिए। ठेले पर हिमालय क्या है? एक निबंध है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय के प्राकृतिक, कहाँ का वर्णन है? कौसानी का। इस पाठ में कहाँ का वर्णन है? पाठ में आने से पहले ही बता देता हूं, कौसानी भारत की बहुत सुंदर जगह है। यहां पर महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, अनासक्ति योग। गांधी जी ने कौसानी जाकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अनासक्ति योग। और वहां पर गांधी जी ने कहा था कौसानी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। यदि स्विट्जरलैंड किसी को जाना हो लेकिन आर्थिक अभाव से, पैसे की कमी से वो कोई नहीं जा पाए, तो उसे कौसानी हो आना चाहिए। जो स्थितियां, जो दृश्य, जो आनंद स्विट्जरलैंड में मिलता है वो लगभग वो कौसानी में महसूस कर सकता है। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन निकल रहा है कि कौसानी को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ अभी अभी बोला है, अनासक्ति योग। वैसे पाठ का नाम थोड़ा अजीब है, ठेले पर हिमालय। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं, आगे का समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है ठेले पर हिमालय का। एक रोज क्या हुआ, लेखक धर्मवीर भारती अपने एक मित्र के साथ, लेखक धर्मवीर भारती अपने एक मित्र के साथ एक पान की दुकान के सामने खड़े थे। लेखक धर्मवीर भारती अपने एक मित्र के साथ एक पान की दुकान पर खड़े थे। तो वो जब पान की दुकान पर खड़े थे तो भाई रोड पर, रास्ते पर पान की दुकान, तो एक ठेला आता है। उस ठेले के ऊपर बर्फ की सिल्लियां लदी हुई थी। कभी एक ठेला आता है सामने से, उस ठेले पर क्या लदी हुई थी? बर्फ की सिल्लियां लदी हुई थी। उन बर्फ की सिल्लियों को देखकर लेखक के मुंह से अनायास अचानक निकल जाता है कि ठेले पर हिमालय। क्योंकि ठेले पर क्या लदा हुआ था? बर्फ की सिल्लियां। और हिमालय पर क्या है? बर्फ। वही ठंडक, वही शीतलता, वही सुख, वही आनंद, वही सफेदी ठेले के ऊपर थी, वही हिमालय पर होती है। इसलिए इसका नाम, शीर्षक उन्होंने तत्काल दिमाग में आया और इसका शीर्षक उन्होंने ठेले पर हिमालय कर दिया।
कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा। कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है, उसी हिमालय के क्षेत्र में कौसानी बसा हुआ है। कौसानी कहाँ बसा हुआ है? हिमालय के क्षेत्र में बसा हुआ है। इसमें लाइन है, कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय। कौसानी में हिमालय नहीं बसा हुआ। हिंदुस्तान में राजस्थान है, राजस्थान में हिंदुस्तान नहीं है। समझ रहे हो ना? हिमालयी जो क्षेत्र है उसमें कौसानी बसा हुआ है। तो वहां की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक छटा मतलब प्राकृतिक सुंदरता, शांति, स्तब्धता। स्तब्धता का मतलब क्या होता है? शांति। बिल्कुल शांति आ चुका है। वैसे स्तब्धता था, पूर्ण स्तब्धता हो, यानी कोई भी आवाज नहीं हो, शोरगुल नहीं हो। और हिमालय पर तो पूरी तरह स्तब्धता है। और बर्फीली चोटियों, बर्फ से ढकी चोटियां हैं। उन बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। अरे एक तो आदमी कृत्रिम सौंदर्य करे, एक तो कृत्रिम सुंदरता होती है और एक स्वाभाविक सुंदरता होती है। अब कृत्रिम सुंदरता का तो देख लो, लड़कियां, स्त्रियां सुंदर बनने के लिए कहाँ जाती हैं? काय के लिए जाती हैं? वहां तैयार होने के लिए, सजने के लिए। यानी ब्यूटी पार्लर में भी वो तैयार होने के लिए जाती हैं, उसके लिए भी घर से तैयार होकर जाती हैं। समझ रहे हो ना? यानी वो क्या है? वो एक दिखावा है, वो दिखावा है, स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविकता वही है जो व्यक्ति दिखावा न करे। तो स्वाभाविक सौंदर्य हिमालय पर ये नहीं है कि कोई बर्फ की सिल्लियां, कोई बर्फ लाकर डाल जाता है, उन पर सफेदी कर जाता है। स्वाभाविक सौंदर्य है। इतना जोर से मत हंस। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी। क्वेश्चन निकल रहा है, कौसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी में, बल्कि घाटी में भी नहीं, घाटी के ऊपर बसा हुआ है। आगे आ जाएगा। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर, ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णीय सौंदर्य सजीव हो उठता है कि कौसानी में भी ऐसी ही सुंदरता है। वो कौसानी का सौंदर्य उसकी आंखों के सामने कब साकार होता है? जब वो ठेले पर लदी हुई बर्फ की सिल्लियां देखता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें। करो कल्पना, कल्पना करो आप कि बादलों के बीच, बादलों के नीचे नीला आसमान हो, घने बादल छाए हुए हों, उसके नीचे नीला आसमान हो और चांदनी रातें हो। आगे बोलूंगा नहीं। केसरमय होती घाटी, घाटी केसरिया होती है। घाटी केसरिया कैसे होती है? पूरा परिदृश्य जो है वो सफेद है बर्फ के कारण, और घाटी केसरिया है। घाटी कौन सी है? केसरिया। खड़ी हो। उन बच्चों ने तो वीडियो नहीं देखी इसलिए खड़े हो गए थे। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस। बर्फानी दिवस ऐसे लगता है कि जैसे दिन, पूरे दिन के ऊपर बर्फ छा जाती है, मतलब बहुत ठंडे दिन। बर्फानी दिवस। समस्त शाप यानी कष्ट, ताप, दुख, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। कहने का मतलब है सारी टेंशन खत्म करने वाली होती है वो जगह। शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब होता है मन में उठने वाले विचार। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो जाता है। यदि इस पाठ को कोई ढंग से पढ़े और पढ़ाए, इस अध्याय को, इस चैप्टर को यदि कोई ढंग से पढ़े और पढ़ाए, दोनों ही बातें कह रहा हूं मैं, केवल ये नहीं कह रहा इसमें लिखा है जो कि पढ़ने, ढंग से पढ़ने पर
निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यदि इस पाठ को कोई ढंग से पढ़े और पढ़ाए तो वाकई एक बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम पाठ नहीं पढ़ रहे, हम खुद कौसानी की यात्रा कर रहे हैं। मुख्य पाठ शुरू होता है आपके ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना भाई, अच्छा शीर्षक है, दिलचस्प, मन को प्रभावित करने वाला शीर्षक है कि ठेले पर हिमालय। या कभी सोच ही नहीं सकते कि ठेले पर भी हिमालय हो सकता है। और यकीन मानिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। इस नाम को, इस शीर्षक को, किसी के घर में बच्चा होता है, लड़का हो लड़की हो, घर वालों के थोड़ी देर होने के बाद बड़ी टेंशन हो जाती है सबके कि यार बच्चे का नाम क्या रखें। सब लोग अपने अपने हिसाब से नामकरण करने की सोचते हैं कि लोग लिस्ट बना लेते हैं 5-5, 7-7 नामों की, और फिर उन सब नामों को एक जगह किया जाता है और सोचा जाता है कि यार क्या नाम रखें। यह शीर्षक भी दिलचस्प है और इसका नामकरण करने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। बता चुका हूं ना मैं अभी कि कैसे नाम निकाला इसका, क्या देखा, और इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। बैठे बिठाए मिल गए, बैठे बिठाए आसानी से मिल गया इसका नाम। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। एक पान की दुकान थी, वहां पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र, गुरुजन का मतलब मेरे से सीनियर थे, उपन्यासकार थे, वो भी उपन्यासकार थे, मैं भी उपन्यासकार हूँ, लेकिन वो मेरे गुरुजन थे, गुरु थे। गुरु का मतलब क्या होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, नहीं, गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी। तो वो मेरे से सीनियर, मेरे से बड़े, मेरे से अधिक अनुभवी उपन्यासकार थे। अब साथ रहते थे चूंकि, तो वो क्या हो गए, मित्र हो गए। के साथ खड़ा था, ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। हमने उसकी बर्फ को देखा, ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उठ रही थी। देखा होगा कभी फ्रीजर खोलते हो तो उसमें से धुआं भाप उठते हुए दिखाई देती है, तो वहाँ भी कैसा बर्फ था, ठंडा चिकना चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। जो मेरे साथ है ना मित्र, गुरुजन उपन्यासकार मित्र, उनका जन्म स्थान कहाँ है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ये वही आगे हिमाचल प्रदेश, वही पहाड़ी क्षेत्र, वही हिमालयी प्रदेश अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, थोड़ी देर तो वो लगातार उस बर्फ को देखते रहे। उठती हुई भाप में खोए रहे, और जो उस बर्फ से भाप उठ रही थी उस भाप में खोए रहे। वो खोए खोए से ही बोले, उस बर्फ को देखते हुए उस बर्फ में खोए खोए से ही बोले, क्या बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। भाई ये बर्फ ही तो है हिमालय की शोभा, हिमालय की सुंदरता, हिमालय के सौंदर्य को, हिमालय की शोभा को बढ़ाने वाली कौन सी चीज है, बर्फ। नाम क्या है, हिम प्लस आल है। यदि हिमालय पर बर्फ नहीं हो तो कोई उसको देखने नहीं जाएगा। यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, इसका नाम मेरे मन में कौंध गया, चैप्टर का, निबंध का, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बात लेखक कह रहे हैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप नए कवि हो, आपने नई नई कविता लिखना शुरू किया है, अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं, इस शीर्षक को आप ले जाओ, और इस शीर्षक को मत ले जाओ, जिस तरीके से मैंने इसका नामकरण किया है उस तरीके को आप ले जाओ, और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां लिख डालो। कई बार क्या होता है, मैं अभी आपको कहूँ कि अपने मन से कक्षा के ऊपर 4 लाइनें लिखो, तुम नहीं लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। या मैं कहूँ कि इस कक्षा के ऊपर 4-4 लाइनें सबको बोलनी है, आप नहीं बोल पाओगे। तो ये जो साहित्यकार होते हैं, जो कविता, कहानी, उपन्यास ये लिखते हैं, क्या तरीका होता है, हमने सोच लिया कि हम कविता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमको कविता लिखनी है, लेकिन हमारे पास टॉपिक नहीं। कुछ भी लिखो, किसी के बारे में भी लिखो, किसी के ऊपर भी लिखो, 100, 200, 300 लाइन लिख लेनी चाहिए। अगूट पटांग कुछ भी लिखो। ये डांस सिखाने वाले होते हैं, उसका भी काम है क्या तुम्हारे, है?
ये लोग कहते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं वो लोग कहते हैं कि जिस काम को केवल डांस और ये भाषण की बात बता रहा हूँ, और बात मत समझना चाहता, दिमाग मत लगा लेना, इधर वालों से कह रहा हूं कि डांस सीखने वाले और भाषण सीखने वाले, इन लोगों को शुरू में डांस नहीं आता है, इनको भाषण नहीं आता है, तो इनको क्या करना चाहिए? एकांत में कमरा बंद करके कुंडी लगाकर डांस करना चाहिए, तेज आवाज में गाना चाहिए, डांस करना चाहिए उनको, क्योंकि उनको शर्म तो आएगी नहीं, कोई पास में तो है नहीं जो ये कहेगा कि यार अच्छा डांस नहीं कर रहा। यदि कुछ दिन वो ऐसा करे तो संभवतः वो थोड़ा बहुत सीख जाएगा। यही भाषण सीखने का है कि भाषण सीखने के लिए कमरा बंद करके एक शीशे के सामने खड़े होकर व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये व्यक्ति कुछ दिन ऐसा करेगा तो वो भी बोलना सीख जाएगा। तो यदि आप नए लोग हों इस क्षेत्र में, आप कविता लिखना चाहते हो, तो आप इस विषय पर 200-300 लाइनें लिखो, कुछ भी लिखो उन लाइनों में, लेकिन लाइनें लिखो जो मन में आए, जो तुम्हारे मन में हो। 200-300 पंक्तियां, कैसी पंक्तियां? बेडोल बेतुकी लिख डाले। कोई देखे तो ये पूछे कि यार तूने लिखा क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। शीर्षक मौजूद है क्या? ठेले पर हिमालय। और अगर नई कविता से नाराज हो, अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है, इस वर्ग को डांटे, इस वर्ग को डांटो, क्योंकि कविता तो क्या है, शुरुआत में ऊटपटांग बातों से ही शुरू होती है। क्या कैसे डांटो? उतर आओ ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ बैठे हो, ऐसे कहो वर्ग को। ओ नए कवियों, अरे नए कवियों, ठेलों पर लदो, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ठीक है, धन्यवाद।